हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। पढ़ाई अच्छे से चल रही है? तो यस, मेरी बच्चा पार्टी बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रही है। चलो क्वेश्चन नंबर हम 11 देखते हैं। 10 तक हम वीडियो अपलोड कर चुके हैं, इससे पहले तक के सारे वीडियो अपलोड हो चुके हैं। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, आप जाकर के अच्छे से वीडियो देख लेना, पढ़ाई स्टार्ट कर लेना। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, प्ले लिस्ट में डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, वहां से आप जाकर के सारे वीडियो देख सकते हो। कि पता लगाइए कि एकता की प्रतिमा की ऊंचाई से मिलान करने के लिए कितने सिक्कों का ढेर लगाना चाहिए। मान लीजिए कि प्रत्येक सिक्के की मोटाई 1 मिलीमीटर है। तो देखो ये हमारी एकता की प्रतिमा थी, जब हमारा पाठ शुरू हुआ था तो हमने ये प्रतिमा वहां पे देखी थी। तो ये कह रहा है कि ये जो एकता की प्रतिमा है, इसकी जो ऊंचाई थी वो हमारी यहाँ पे कितनी थी, 180 मीटर की थी। कितनी थी, 180 मीटर की। तो ये यहाँ पे क्या कह रहा है, भाई आप है ना यहाँ पे क्या करो, ये जितनी ऊंचाई की है ना उसके ऊपर सिक्के जमाते रहो, 1 2 3 ऐसे करके आप यहाँ पे सिक्के इस तरीके से जमाते रहो, और तब तक जमाते रहो जब तक कि आप ये 180 मीटर की ऊंचाई तक यहाँ पे नहीं पहुंच जाते। तो इस तरीके से हमें सिक्के जमाते जाने हम करते हैं ना, ऐसे घर पे भी खेलते हैं, सिक्के की बिल्डिंग बनाते। तो यहाँ पे हमें इस तरीके से सिक्के की क्या करनी है, यहाँ पे बिल्डिंग बनानी है। और जब तक जमाना, जब तक कि हम 0 से लेकर के 180 मीटर तक यहाँ पे ना पहुंच जाए। तो भाई जब आप कह रहे हैं कि जब इस प्रतिमा के बराबर आप सिक्के जमाओगे तो एक्चुअल में आपको कितने सिक्के चाहिए, इस प्रतिमा के बराबर ऊंचाई तक पहुंचने के लिए कितने सिक्के चाहिए होंगे। तो उसके लिए सिक्के कितने चाहिए, उसके लिए हमें 2 चीज दी है। एक तो इस प्रतिमा की ऊंचाई दी है और दूसरा हमें उस सिक्के की मोटाई दी है। तो देखो सबसे पहली चीज आप यहाँ पे देखो कि प्रतिमा की ऊंचाई जो है वो मीटर में है और सिक्के की मोटाई जो है वो मिलीमीटर में, दोनों अलग अलग है। तो इस तरीके के प्रश्न जब भी आते हैं तो पीछे की जो यूनिट है वो सेम होनी चाहिए। जो इस प्रतिमा की ऊंचाई है अगर मीटर में है तो मोटाई भी मीटर में होनी चाहिए, अगर मोटाई मिलीमीटर में तो प्रतिमा की ऊंचाई भी मिलीमीटर में होनी चाहिए। तो इसको करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है यहाँ पर। तो मैं क्या करती हूँ, जो बड़ा है उसको, ये जो 180 मीटर, मीटर बड़ा होता है ना मिलीमीटर से, तो मैं मीटर को मिलीमीटर में चेंज कर देती हूँ। ठीक है, तो मुझे 180 मीटर को मिलीमीटर में चेंज करना है। तो मेरे पास क्या, मुझे क्या पता है, देखो 2 चीजें मुझे पता है कि 1 मीटर जो है वो मेरा यहाँ पे 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है, मुझे ये चीज पता है एक तो। और एक पता है कि 1 सेंटीमीटर जो होता है वो 10 मिलीमीटर के बराबर है। क्योंकि ये चीज आपको नहीं पता है तो आप प्रश्न नहीं कर पाओगे। तो ये हमने शुरू से पढ़ते हैं, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर होता है। तो मुझे तो सीधा मीटर को ही मिलीमीटर में बदलना है। तो देखो ये जो मेरा 1 मीटर है वो मैंने यहाँ लिख दिया, और ये मिलीमीटर है वो मैंने यहाँ लिख दिया। तो ये पहले हमने मीटर को सेंटीमीटर में बदला तो उसको 100 लिखा, फिर सेंटीमीटर को मिलीमीटर में बदला तो उसका 10 लिखा। तो 100 गुणा 10 क्या हो गया, यहाँ 1000 हो गया। तो यानी 1 मीटर जो है वो 1000 मिलीमीटर के बराबर होता है। तो जब हमें पता चल गया कि भाई 1 मीटर 1000 मिलीमीटर के बराबर है, और लेकिन मेरे पास तो 180 मीटर है, तो एक का दिया हो और ज्यादा का निकालना हो तो गुणा करते हैं। जैसे एक पेंसिल 5 रुपए की है तो 10 पेंसिल कितने की होगी, तो 10 गुणा 5 50 रुपए की होगी। तो सेम यहीं पे 1 मीटर जो है वो 1000 मिलीमीटर के बराबर है। तो 180 मिलीमीटर जो है वो 180 गुणा 1000 होगा, 180 गुणा 1000 के बराबर होगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा फिर, 180 गुणा, तो यहाँ पे 4 जीरो आ जाएंगे, ये आपके 4 जीरो। तो यहाँ पे कितना हो गया, 1,80,000 मिलीमीटर के बराबर हो गया। यानी प्रतिमा की ऊंचाई आप कहो 180 मीटर भी है और 1,80,000 मिलीमीटर भी है। अब हमें सिक्कों की संख्या निकालनी है। तो भाई जिसकी ऊंचाई ज्यादा है उसमें भाग दे करके हमारा जवाब आएगा, क्योंकि हम यहाँ पे अरेंज कर रहे हैं एक तरीके से और हमें सिक्कों की संख्या निकालनी। तो हमें यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सिक्कों का एक जमा के स्टैक बना रहे, तो ग्रुप बन रहा है। ठीक है, तो सिक्कों की संख्या क्या हो जाएगी, प्रतिमा की ऊंचाई और एक सिक्के की मोटाई का आप उसमें भाग दे दोगे तो आपको सिक्कों की संख्या मिल जाएगी। तो हमने फॉर्मूला यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे रखो मान, प्रतिमा की ऊंचाई कितनी है, तो 1,80,000 है, और एक सिक्के की मोटाई कितनी, तो एक सिक्के की मोटाई जो है वो तो मेरी 1 मिलीमीटर है। हाँ प्रश्न में दिया ना 1 मिलीमीटर, तो ये मिलीमीटर है और नीचे भी मिलीमीटर है। तो मिलीमीटर से मिलीमीटर कैंसिल, और एक का किसी में भी भाग दो वही जवाब आता है, कोई बदलता नहीं है। तो ये हमारी सिक्कों की संख्या कितनी हो गई, मुझे 1,80,000 सिक्के चाहिएंगे। ठीक है भाई, ढेर लगा लो 1,80,000 सिक्कों का, तो ढेरी ही लगेगी। चलो अगले प्रश्न पे चलते हैं। हाँ,
एक बहुत बड़े समुद्री पक्षी एल्बाट्रॉस के पंखों का फैलाव जो है वो लगभग 7 मीटर चौड़ा होता है। तो ये जो पक्षी है जब अपने पंखों को फैलाता है तो दोनों के बीच में, ये जो पक्षी दिख रहा है आपको, ये अपने पंखों को फैलाएगा तो इस तरीके से फैलेगा, तो दोनों के बीच में 7 मीटर चौड़ा इसके पंखों का फैलाव होता है। तो 7 फीट चौड़ा, 7 फीट आप समझ लो कि अगर आपके पापा की हाइट 6 फीट है तो उससे भी ज्यादा, मतलब आपके पापा की जो हाइट है उससे भी ज्यादा चौड़े ये अपने पंखों को फैला सकता है। 7 फीट आपका इतना ही हो गया, ठीक है। जैसे आपकी हाइट अभी आप 7 फीट में, तो आपकी हाइट लगभग अभी 4 फीट की होगी, तो आपसे भी मान लो कि दुगुनी हाइट तक का, दुगुनी ऊंचाई तक का ये पंख फैला सकता है। वे कई महासागरों में स्थानांतरण के लिए जाने जाते हैं। भाई एक महासागर से दूसरे महासागर में ये जाते रहते हैं, जगह बदलते रहते हैं। एल्बाट्रॉस एक दिन में लगभग 900 से 1000 किलोमीटर की दूरी तय करता है। एक दिन में ये 900 से 1000 किलोमीटर उड़ लेता है, इतनी इसकी कैपेसिटी, इतनी ताकत है। रिकॉर्ड में सबसे लंबी एकल यात्रा इसकी 12,000 किलोमीटर है, ठीक है। एकल यात्रा मतलब एक यात्रा इसने की है और रिकॉर्ड में वो 12,000 किलोमीटर की यात्रा है इसकी अभी तक की। एक दिन में ये 900 से 1000 किलोमीटर उड़ लेता है एक दिन में, लेकिन जो एक यात्रा, मान लो इसको कहीं अमेरिका रह रहा है और उसको इंडिया आना है, तो इसकी एक यात्रा जो है वो कम से कम यहाँ पे सबसे जो लंबी है, कम से कम ज्यादा से ज्यादा जो लंबी है वो 12,000 किलोमीटर की है। मतलब इसने अपने जीवन में इतनी लंबी यात्रा की हुई। जैसे आप कहोगे कि मैं तो सिर्फ अपने नानी के घर ही गया हूँ जो मेरे घर से 200 किलोमीटर है, तो मेरी ये सबसे लंबी यात्रा मेरी सिर्फ 200 किलोमीटर की है ना, ये आप कहोगे। लेकिन इस पक्षी की जो सबसे लंबी एकल यात्रा है वो ज्यादा 12,000 किलोमीटर की है। तो प्रशांत महासागर को पार करने में एसी यात्रा में इसको कितने दिन लगेंगे? तो ये एकल यात्रा जो है इसने 12,000 किलोमीटर से ज्यादा कभी नहीं की है। तो प्रशांत महासागर जितना भी लंबा हो, ये एक बार में 12,000 किलोमीटर की एकल यात्रा ही कर सकता है। तो हम इसी लंबाई के हिसाब से देख लेंगे कि भाई ये कितने दिन लगाएगा। तो यहाँ भी हम भाग करेंगे, क्योंकि जो यात्रा है यहाँ से इस जगह से लेकर के इस जगह तक की जो बीच की जो दूरी है वो 12,000 किलोमीटर है, और एक दिन में ये 900 किलोमीटर तक चल जाता है। एक दिन में 900 किलोमीटर तक चल जाता है, तो इससे मुझे दिनों की संख्या मिल जाएगी, ठीक है। बड़ी दूरी में छोटी दूरी का भाग देंगे तो दिनों की संख्या मिल जाएगी, क्योंकि ये इसकी एक दिन की दूरी है और ये जो दूरी है वो, ये जो एक इसकी एकल यात्रा है यहाँ पे। तो इसी का तो हमें देखना है भाई कितने दिन निकल लगेंगे इसको 12,000 किलोमीटर चलने में। एक दिन में 900 चलता है तो 12,000 चलने में कितने दिन लगाएगा, तो यही चीज हमें यहाँ पे निकालनी है, ठीक है। तो मैंने लिया भाई एक दिन की यात्रा। अब यहाँ पे 2 दी हुई है भाई, ये 900 भी करता है 1000 भी करता है, तो हमें दोनों का निकालना पड़ेगा। तो एक दिन की यात्रा 900 किलोमीटर, सबसे लंबी एकल यात्रा एक बार में की गई यात्रा 12,000 किलोमीटर। तो दिनों की संख्या क्या होगी भाई, सबसे लंबी एकल दूरी में एक दिन की दूरी से हम यहाँ पे भाग दे देंगे। तो ये हो गया आपका 12,000 बटे 900 हो गया। तो 2 0 से 2 0 हो गए कैंसिल, 3 से कैंसिल करो, 3 3 9, ये आपका हो गया 3 चौक 12 और 0। तो 3 से यहाँ पे हम इसको भाग देंगे, तो हम साइड में भाग दे करके देख लेते। तो भाई आपका 40 हो गया, इसमें 3, तो 3 एकम 3, 4 में से 3 गया 1 0, तो 3 तिया 9। अब ये बार बार आपका यही चलता रहेगा, तो डेसिमल लगाओ 0 3 तिया 9, तो यही चलता रहेगा। तो 13.3 हो गया। तो 0.3 तो बहुत छोटा है, अभी हमने सन्निकट मान भी इसमें पढ़ा था, तो ये लगभग जो है वो यहाँ पे 13.3 दिन यहाँ पे उसको लग रहे हैं। तो अगर मैं इसको अप्रॉक्स में लूँ, अप्रॉक्स को हम ऐसे लिखते हैं, सन्निकट मान में लूँ तो इसको 13 दिन लगेंगे। कितने दिन लगेंगे? 13 दिन। चलो अब ये तो हमारा पहला हो गया जो हमने 900 के हिसाब से निकाला। अब दूसरे में निकालते हैं। दूसरे अगर वो 1000 किलोमीटर, क्योंकि एक दिन में 900 उड़ रहा है तो 12,000 में 900 बहुत मैटर करता है। 900 प्लस 900 प्लस 900 प्लस 900 करोगे तो रोज का 1000 किलोमीटर बच रहा है ना। अगर 1000 करोगे तो दिन कितने लगेंगे? 900 900 900 करोगे तो दिन कितने लगेंगे? तो दोनों में दिनों की संख्या अलग अलग आएगी, ठीक है, क्योंकि वो एक दिन की बात नहीं हो रही है, कुल दिन हम निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 12,000 बटे 1,000। तो यहाँ पे तो 3 0 से 3 शून्य कट गए, तो यहाँ पे तो सीधे आ गई 12 दिन लगेंगे। तो अगर उसको 12,000 किलोमीटर की यात्रा करनी है तो उसको लगभग 12 से 13 दिन लगेंगे। हम ये जवाब करें, हम ये नहीं कह सकते कि 12 ही दिन लगेंगे या 13 ही दिन लगेंगे, उसको 12 से 13 दिन लगेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको जवाब लिख देना है। चलो अगला प्रश्न देखते हैं, हमारा प्रश्न नंबर 13। ये भी इसी तरीके का प्रश्न क्या है कि लिमोसा पक्षी के नाम सबसे लंबी अविरत उड़ान का रिकॉर्ड
दर्ज है। ठीक है, ये एक पक्षी है लिमोसा, तो इसके नाम सबसे लंबी बिना रुके हुए, विरत मतलब बिना रुके हुए इसने उड़ान करता है, तो उसको ये रिकॉर्ड में दर्ज है। बिना रुके अलास्का से ऑस्ट्रेलिया, ये 13,500 किलोमीटर की यात्रा इसने की है। ठीक है, 13,560 किलोमीटर बिना रुके हुए, बिना रेस्ट किए हुए। यह यात्रा 13 अक्टूबर 2022 से प्रारंभ होकर 11 दिन तक लगातार चली, मतलब 13 अक्टूबर से शुरू हुई और 11 दिन तक लगातार चली। उसके द्वारा प्रत्येक दिन में तय की गई लगभग दूरी ज्ञात करो। भाई उसने कहा कि इतने किलोमीटर की यात्रा थी, इतने दिनों में की। अब आप बताओ भाई उसने एक दिन में कितनी यात्रा की। ये सारी यात्रा उसने 11 दिन में की है, तो भाई एक दिन में वो कितना चला होगा। इससे पीछे वाले क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा था होगा, यहाँ पे क्या दिया था भाई कि एक दिन में वो 900 से 1000 किलोमीटर चलता है, ये कुल यात्रा है, उसको दिन कितने लगेंगे। और यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो उसका उल्टा दे रखा है कि ये उसकी टोटल यात्रा है, कुल यात्रा उसने इतनी की, इतने दिन में की। अब बताओ एक दिन में वो कितनी यात्रा करेगा, और पता लगाए कि उसने प्रत्येक घंटे में भी कितनी दूरी तय की होगी। तो हमें यहाँ पे एक दिन की यात्रा में तय दूरी और एक घंटे में यात्रा में तय दूरी दोनों निकालनी है। ठीक है, तो प्रश्न का जवाब, क्योंकि ये शब्दों वाला क्वेश्चन है, तो इसमें लिखेंगे कुल दूरी तय की इतने किलोमीटर। 11 दिन में ये उसने यात्रा की, तो एक दिन में कैसे करेगा, जब ज्यादा का दिया हो और कम का निकालना हो तो हम भाग करते हैं। भाई 11 दिन में इतनी दूरी तय कर रहा है, तो एक दिन में कितनी करेगा, तो भाई 13,560 बटे 11, तो भाग लगा करके देखना पड़ेगा। 1 3 5 6 0 और यहाँ 11, 11 एकम 11, 3 में से 1 गया 2, यहाँ पे तो 0 हो गया, फिर बचा 5, तो 11 दूनी 22, तो 5 में से 2 गया तो 3, फिर 6 का नंबर आया 6, तो 11 तिया आपका यहाँ पे कितना हो गया 33, तो ये हो गया 33, 6 में से 3 गया तो 3, 0 यहाँ पे उतर गया। अब 0 यहाँ पे उतरा तो 30 हो गया, तो फिर से 11 दूनी 22 हो गया, तो 30 में से 22 गया तो 8 बचा। अब यहाँ डेसिमल लगाना पड़ेगा, यहाँ 0, तो यहाँ पे डेसिमल के बाद यहाँ पे क्या लग जाएगा, आपका 7 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, यहाँ पे 7 आ जाएगा। ठीक है, इससे आगे जाने की जरूरत नहीं है। तो ये 1 2 3 2 डेसिमल 7। अब सन्निकट मान में यहाँ पे देखो डेसिमल के बाद 7 आ रहा है, तो मैं इसको यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ, 1 2 3 3 भी लिख सकती हूँ। तो 1233 किलोमीटर की यात्रा इसने एक दिन में की। एक दिन में वो 900 से 1000 ही कर रहा था, ये कितना है, लगभग 1233 किलोमीटर की यात्रा ये एक दिन में कर रहा है। अब उसने कहा भाई एक दिन में इतनी कर रहा है, तो एक घंटे में कितनी करेगा। तो देखो एक घंटे में जाना ना, तो यहाँ पे देखो एक दिन में कितनी कर रहा है, समझना, ये भी बहुत अच्छे से समझना। एक दिन में कितनी कर रहा है भाई, 1233 किलोमीटर। तो एक दिन मतलब 24 घंटे। जब हमको घंटा पूछा तो ये दिन भी हमारा घंटे में ही होना चाहिए। तो 24 घंटे में इसकी कितनी यात्रा हो रही है, 1233 किलोमीटर, है ना। तो एक घंटे में कितनी होगी, जब ज्यादा का दिया है और एक का पूछा है तो हम वही भाग करते हैं। तो 1233 बटा आपका 24 हो गया। तो फिर से आप यहाँ पे भाग लगा दो, यहाँ रफ में आपको लगा लेना है, 1233 में 24 का भाग लगा दो। तो 24 5 बार ले लो, 125 आ रहा है ना, 25 पंज 125 कुछ होता है, तो 24 पंजे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 100, 5 चौक 20 का 0 हासिल कर दो, 5 दूनी 10 हो रही है। फिर आपका 123 में से 120 गया, 3 बचा, 33 बच गया यहाँ पे। तो अब क्या करें, चलो अब फिर से जाएगा एक बार, तो ये हो गया 24, 33 में से आपका 24 गया तो 9 बज गया। ठीक है, अब डेसिमल लगा लो, तो डेसिमल लगा के 0, तो ये आपका 3 बार चला जाएगा, यस 72 आ जाएगा ना, 3 बार गया तो 72 आ गया। अब आगे घटाने की जरूरत नहीं हमको, तो ये मिल गया। तो यानी 51.3 किलोमीटर। तो हम इसको लगभग जो है वो लिख सकते हैं 51, क्योंकि डेसिमल के बाद 3 है तो 0 बन जाएगा, तो 51 किलोमीटर। तो इसने क्या किया भाई, लगभग यहाँ पे एक दिन की तय दूरी 1200। अब आप कहोगे कि भाई मैम आपने इसको सन्निकट मान में क्यों लिखा, क्योंकि मुझे आगे और सॉल्व करना था, आगे एक घंटे में कितनी यात्रा करे निकालना था, इसलिए मैंने यहाँ पे बिंदु को जो है डेसिमल को यहाँ से हटा दिया। ठीक है, तो ये लगभग 51 किलोमीटर की दूरी एक घंटे में तय करता है। इतना तो हमारी कार से भी करने में हमें प्रॉब्लम होती है, और ये देखो एक घंटे में 51 किलोमीटर उड़ जाता है, और एक दिन में ये 1233 किलोमीटर उड़ जाता है। ठीक है, चलो अगला देखें। ये भी इसी तरीके का प्रश्न है कि बाल्ड ईगल को भूतल से 4500 से 6000 मीटर की ऊंचाई तक उड़ने के लिए जाना जाता है। भाई ये धरती जो है, ये हमारी धरती है, ठीक है, तो यहाँ से ये भूतल से जो है इतनी हाइट पर ये चला जाता है। वो हाइट क्या है, इतनी ऊंचाई पर वो आपके चला जाता है। तो वो ऊंचाई आपकी या तो 4500 से
लेकर के ये 6000 मीटर की ऊंचाई तक ये चला जाता है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई जो है वो 8850 मीटर है। भाई ये उड़ता है, उससे भी माउंट एवरेस्ट ऊंचा है। और हवाई जहाज जो है वो 10,000 से 12,800 मीटर की ऊंचाई तक उड़ सकता है। तो यहाँ पे देखो, ये हमारा जो माउंट एवरेस्ट है, ये माउंट एवरेस्ट बना लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, वो इससे भी ऊंचा है। ठीक है, तीनों बना दिए मैंने। ये आपका बाल्ड ईगल की ऊंचाई हुई 4500 से 6000। जो ये आपका माउंट एवरेस्ट है वो 8850 हो गया। और जो ये आपका हवाई जहाज है वो 10,000 से 12,000 मीटर की ऊंचाई तक उड़ सकता है। तो सोमू के भवन की तुलना में ये ऊंचाइयां कितनी गुना बड़ी है? तो सोमू का भवन भी हमारे पास आया था, 10 मंजिला मकान था उसका पूरा। तो सोमू के भवन की ऊंचाई जो थी वो हमारी 40 मीटर थी। अपने किताब का चैप्टर है ना, उसका पहला या दूसरा पेज देखो, जहाँ पे उसके भवन लाल रंग में बना हुआ है। तो सोमू का भवन भी बना ले। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे नीले रंग में बना दिया। ये है सोमू का गढ़, जो कि 40 मीटर की ऊंचाई यहाँ पे लिए हुए था। ठीक है, तो अब ये यहाँ पे बोल रहा है कि सोमू के भवन की तुलना में ये ऊंचाइयां कितने गुना बड़ी है। कितने गुना बड़ी है मतलब, जैसे आपके पास 5 टॉफी है और आपके चॉकलेट है, और आपके दोस्त है उसके पास में 10 चॉकलेट है, तो उसके पास आपसे दोगुनी है, क्योंकि 5 गुणा 2 क्या होता है? 10 आता है। तो उसके पास दोगुनी है। अगर उसके पास 15 है तो आपसे तिगुनी है। अगर उसके पास 20 है तो आपकी 4 गुनी है, क्योंकि 5 गुणा 2 10 हो गया, 5 गुणा 3 15 हो गया, 5 गुणा 4 आपका 20 हो गया। तो जितनी गुणी होगी उतना हम बता देंगे। तो यही कह रहा है कि भवन की तुलना में ये ऊंचाइयां जो है वो कितनी गुनी है। मतलब 40 को मैं किससे गुणा करूं कि मेरी ये संख्या है, ये संख्या है, ये संख्या है। तो ये हम कैसे निकालेंगे? भाग देकर के। कोई किसका किससे कितना गुना है, तो आप यहाँ पे देखोगे कि मैं इस संख्या का इस संख्या से भाग दूंगी तो वो कितना गुना है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं भाई, बाल्ड ईगल जो भूतल से इस ऊंचाई पे 2 ऊंचाई दे रखी, दोनों की निकालेंगे। चलो, तो बाल्ड ईगल की कम ऊंचाई कितनी है? 4500। यहाँ पे आप उससे 40 से भाग दोगे उसके भवन से, तो 0 से 0 कट गया। यहाँ पे 4 से आप काटोगे तो 4 एकम 4 हो गया। भाग लगा के देख लेना साइड में। फिर से ये आपका 4 एकम 4 हो गया। फिर आपका बचा यहाँ पे 10, तो 4 दूनी 8 हो गया। तो 112.5 आएगा कुछ। ठीक है, 112 पॉइंट कितना आएगा? डेसिमल 5। अरे चल क्यों नहीं रहा? ठीक है, तो ये आपकी मीटर में हो गई ऊंचाई। और अगर यहाँ पे देखिए ज्यादा ऊंचाई वाली कितनी है, तो 6000 है। तो 6000 में आप यहाँ पे 40 का भाग दो, ये 4 से 4 कैंसिल हो गया। तो 4 एकम 4, 2 बचा, 4 पंजा 20 और 1 शून्य, तो 150 मीटर है। तो मतलब इसकी जो ऊंचाई है, जो सोमू के घर की जो ऊंचाई है, वो बाल्ड ईगल की जो भूतल से ऊंचाई है उसकी 150 से लेके 112.5 गुना है। तो इस तरीके से जवाब लिख के देना है कि बाल्ड ईगल सोनू के भवन की तुलना में 112.5 मीटर से 150 मीटर गुना ऊंचा उड़ सकता है। चलो, अब माउंट एवरेस्ट का देखते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं हम माउंट एवरेस्ट का। भाई माउंट एवरेस्ट जो है वो उसके घर से कितना गुना ऊंचा है? तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8850। और सोमू के घर की ऊंचाई कितनी है? 40 है ना, ये कॉमा है। तो 0 से 0 कैंसिल हो गया। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 1 बचा। देन अगेन डेसिमल के बाद 4, तो 221.25 गुना ये जो माउंट एवरेस्ट है वो सोमू के घर से 221.25 गुना जो है वो ऊंचा है। ठीक है, चलो फिर उसके बाद हवाई जहाज की भी 2 है। तो हवाई जहाज जो है उसका पहला निकाल लेते हैं। पहली जो ऊंचाई है वो कितनी है? 10,000। तो 10,000 को 40 से गुणा करो, तो वही 0 से 0 कैंसिल। तो 4 दूनी 8, 4 पंजा 20 और 0, तो ये कितना हो गया? 250 मीटर गुना। 250 मीटर गुना ऊंचा उड़ रहा है। और दूसरी वाली एक और है हमारे पास में, 12,800 बटे 40। तो 0 से 0 कैंसिल हो गया। 4 तिया 12, 4 दूनी 8 और 320 मीटर गुना। तो सोमू के घर से जो हवाई जहाज है वो 250 मीटर से लेकर के 320 मीटर
गुना ऊंचा उड़ सकता है। तो यहाँ हो गया हमारा चैप्टर नंबर 1 जो है, पार्ट 1 हो गया है खत्म। इसमें हमने बहुत अच्छे से चीज़ों को सीखा है। मैं संख्याओं के बारे में पता चला है, कोई संख्या किससे कितनी गुना बड़ी होती है, सन्निकट मान देखा, समीप मान देखा, बहुत सारी चीज़ें हमने यहाँ पे देखी। हमने इतने सारे अलग अलग कैलकुलेटर देखे, गणक देखे, जिसमें अलग अलग बटन्स थे, उनको सॉल्व करके हमने देखा। तो अब मेरे हिसाब से आपको चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया है। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे अगले चैप्टर में। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू।